किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी मोहम्मद भाई। फारस रोड से आप उस तरफ गली में चले जाइए जो सफ़ेद गली कहलाती है, तो उसके आखिरी सिरे पर आपको चंद होटल मिलेंगे। यूं तो बम्बई में कदम कदम पर होटल और रेस्टोरें हैं, मगर जिन होटलों का मैं जिक्र कर रहा हूँ इस लिहाज से बहुत दिलचस्प और मुनफरिद है कि ये उस इलाके में वाक़े हैं जहाँ भांत भांत की रंडियाँ बजती हैं। एक ज़माना गुज़र चुका है। बस आप यही समझ लीजिए कि कोई 20 बरस के करीब गुज़र चुके हैं, जब मैं उन होटलों में चाय पिया करता था और खाना खाया करता था। सफ़ेद गली से आगे निकलकर प्ले हाउस आता है, जहाँ दिन भर हाउ हू रहती थी। सिनेमा के शो दिन भर चलते रहते थे, चंपियाँ होती रहती थीं। उस इलाके में सिनेमा घर गालिबन 4 थे और उनके बाहर घंटियां बजा बजा कर बड़े शमाअत पाश तरीके पर लोगों को मदऊ किया जाता था। आओ 2 आने में फर्स्ट क्लास खेल, 2 आने में। बाज औकात घंटियां बजाने वाले लोगों को ज़बरदस्ती अंदर ढकेल देते थे। सिनेमाओं के बाहर कुर्सियों और बेंचों पर चंपी कराने वाले बैठे होते थे और उनकी खोपड़ियों की मरम्मत बड़े साइंटिफिक तरीके पर की जाती थी। मालिश अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि बम्बई के रहने वाले इसके इतने गर्विदा क्यों हैं। दिन को और रात को हर वक्त इन्हें तेल मालिश की ज़रूरत महसूस होती है। आप अगर चाहें तो रात के 3 बजे भी बड़ी आसानी से तेल मालिशिया बुला सकते हैं। यूं भी सारी रात आप ख्वाह बम्बई के किसी कोने में हों, ये आवाज़ आप यकीनन सुनते रहेंगे। पी पी पी। ये पी चंपी का मुखफ़िफ़ है। फारस रोड यूं तो एक सड़क का नाम है, लेकिन ये उस पूरे इलाके से मंसूब है जहां बेसवाएं बसती हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है और इसमें कई गलियां हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन सहूलत के तौर पर हर गली को फारस रोड या सफ़ेद गली कहा जाता है। इन गलियों में सैकड़ों जंगला लगी दुकानें हैं जिनमें मुख्तलिफ रंग व सिन की औरतें बैठकर अपना जिस्म बेचती हैं, मुख्तलिफ दामों पर। 8 आने से 8 रुपये तक, 8 रुपये से 100 रुपये तक, हर दाम की औरत आपको इस इलाके में मिल सकती है। यहूदी, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली, एंग्लो इंडियन, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी। गर्ज ये है कि हर किस्म की औरत आपको यहाँ से दस्तयाब हो सकती है। ये औरतें कैसी होती हैं? माफ़ कीजिएगा, इसके मुतलिक आप मुझसे कुछ न पूछिए। बस औरतें होती हैं और इनको ग्राहक मिल ही जाते हैं। इस इलाके में बहुत से चीनी भी आबाद हैं। मालूम नहीं ये क्या कारोबार करते हैं, मगर रहते इसी इलाके में हैं। बाज तो रेस्टोरेंट चलाते हैं जिनके बाहर बोर्डों पर कीड़े मकोड़ों की शक्ल में कुछ लिखा होता है, मालूम नहीं क्या। इस इलाके में बिजनेसमैन और हर कौम के लोग आबाद हैं। एक गली है जिसका नाम अरब सीन है, वहाँ के लोग उसे अरब गली कहते हैं। उस जमाने में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक गली में गालिबन 20-25 अरब रहते थे जो खुद को मोतियों का व्यापारी कहते थे। बाकी आबादी पंजाबियों और रामपुरियों पर मुश्तमिल थी। उस गली में मुझे एक कमरा मिल गया था जिसमें सूरज की रोशनी का दाखिला बंद था। हर वक्त बिजली का बल्ब रोशन रहता था। उस कमरे का किराया 9 रुपये माहवार था। आपका क़याम अगर बम्बई में नहीं रहा है तो आप मुश्किल ही से यकीन करेंगे कि वहाँ किसी को किसी और से कोई सरोकार नहीं होता। अगर आप अपनी खोली में मर रहे हैं तो आपको कोई पूछेगा नहीं। आपके पड़ोस में कत्ल हो जाए, मजाल है जो आपको खबर हो जाए। मगर वहाँ अरब गली में एक शख्स ऐसा था जिसको अड़ोस पड़ोस के हर शख्स से दिलचस्पी थी। उसका नाम मोहम्मद भाई था। मोहम्मद भाई रामपुर का रहने वाला था। अव्वल दर्जे का फेकत, गटके और बनोट के फन में यकता। मैं जब अरब गली में रहने लगा तो होटलों में उसका नाम अक्सर सुनने में आया, लेकिन एक अरसे तक उससे मुलाकात न हो सकी। मैं सुबह सवेरे अपनी खोली से निकल जाता था और बहुत रात गए लौटता था। अपनी मसरूफियत के बावजूद मुझे मोहम्मद भाई से मिलने का बहुत इश्तियाक था कि उसके मुत्तलिक अरब गली में बेशुमार दास्तानें मशहूर थीं।
20-25 आदमी अगर लाठियों से मुसल्लह होकर उस पर टूट पड़े तो भी उसका बाल तक बीका नहीं कर सकते, बल्कि खुद 1 मिनट के अंदर अंदर चित हो जाते हैं। और ये कि उस जैसा छुरी मार सारी बम्बई में कोई और नहीं है। ऐसे छुरी मारता है जिसके लगती है उसको पता भी नहीं चलता। वो बस 100 कदम बगैर एहसास के चलता रहता है और फिर एकदम ढेर हो जाता है। ये सफाई है उसके हाथ की। उसके हाथ की सफाई देखने का मुझे इश्तियाक नहीं था, लेकिन उसके मुत्तलिक बातें सुन सुनकर मेरे दिल में ये ख्वाहिश जरूर पैदा हो चुकी थी कि उसे देखूं, उससे बातें चाहे ना करूं लेकिन उसे करीब से देख लूं कि वो दिखाई कैसा देता है। उस तमाम इलाके पर उसकी शख्सियत छाई हुई थी। वो बहुत बड़ा दादा था, लेकिन इसके बावजूद लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। उसने कभी किसी बहू बेटी की तरफ आज तक आंख उठाकर भी नहीं देखा है। वो लंगोट का बहुत पक्का है, गरीबों के दुख दर्द का शरीक है। अरब गली सिर्फ अरब गली ही नहीं, आसपास जितनी गलियां हैं और उनमें जितनी नादार औरतें हैं, सब उसको जानती हैं कि वो अक्सर उनकी माली इमदाद करता रहता है। हालांकि वो खुद उनके पास कभी नहीं जाता है, बस अपने किसी खुर्द साल शागिर्द को भेज देता है और उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लेता है। मुझे मालूम नहीं उसकी आमदनी के क्या जराए थे। बहू बहुत अच्छा खाता था और अच्छा पहनता था। उसके पास एक छोटा सा तांगा था जिसमें एक बड़ा तंदुरुस्त टट्टू जुता होता था। तांगा वो खुद चलाता था। साथ में 2 या 3 शागिर्द होते थे, बड़े बाअदब। भिंडी बाजार का एक चक्कर लगाकर या किसी दरगाह में होकर वो उस तांगे पर वापस अरब गली आ जाता था और किसी ईरानी के होटल में बैठकर अपने शागिर्दों के साथ गटके और बनोट के मुत्तलिक बातों में मसरूफ हो जाता था। मेरी खोली के साथ ही एक और खोली थी जिसमें मारवाड़ का एक मुसलमान रक्कास आशिक हुसैन रहता था। आशिक हुसैन ने मुझे मोहम्मद भाई की सैकड़ों कहानियां सुनाई। उसने मुझे बताया कि मोहम्मद भाई 1 लाख रुपए का आदमी है। आशिक हुसैन को एक मर्तबा गैस्ट्रो एंटाइटिस हो गया था। मोहम्मद भाई को पता चला तो उसने फारस रोड के तमाम डॉक्टर आशिक हुसैन की खोली में इकट्ठे कर दिए और उनसे कहा, देखो, अगर आशिक हुसैन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा सबका सफाया कर दूंगा। आशिक हुसैन ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में मुझसे कहा, मंटू साहब, मोहम्मद भाई फरिश्ता है, फरिश्ता। जब उसने डॉक्टरों को धमकी दी तो सब कांपने लगे और उन्होंने मेरा ऐसा लग के इलाज किया कि मैं 2 दिन में ठीक ठाक हो गया। मोहम्मद भाई के मुतलिक मैं अरब गली के गंदे और वाहियात होटलों में भी और बहुत कुछ सुन चुका था। एक शख्स ने, जो गालिबन मोहम्मद भाई का शागिर्द था और खुद को बहुत बड़ा फेकत समझता था, मुझसे कहा था, मोहम्मद भाई अपने नेफे में हमेशा एक ऐसा आबदार खंजर उड़स के रखता है जो उस तरह की तरह शेप भी कर सकता है। और ये खंजर नियाम में नहीं होता, खुला होता है, बिल्कुल नंगा, और वो भी पेट के साथ चिपका हुआ। उस खंजर की नोक इतनी तीखी है कि अगर बातें करते हुए या झुकते हुए जरा भी गलती हो जाए तो मोहम्मद भाई का एकदम काम तमाम हो जाए। जाहिर है कि मोहम्मद भाई को देखने और उससे मिलने का इश्तियाक दिन ब दिन मेरे दिलो दिमाग में बढ़ता गया। मालूम नहीं मैंने अपने तसव्वुर में उसकी शक्ल सूरत का क्या नक्शा तैयार किया था। अब इतनी मुद्दत के बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि उन दिनों मैं एक कवि हेकल शख्स को अपनी आंखों के सामने देखता था, जिसका नाम मोहम्मद भाई था और जो मुझे हरक्यूलिस साइकिल के इश्तिहारों में नजर आता था। मैं सुबह सवेरे अपने काम पर निकल जाता था और खाने वाने से फारिग होकर रात को 10 बजे के करीब वापस आकर फौरन सो जाता था। इन हालात में मम्मन भाई से कैसे मुलाकात हो सकती थी? मैंने कई मर्तबा सोचा कि काम पर न जाऊं, सारा दिन अरब गली में गुजारूं और मोहम्मद भाई को देखने और मिलने की कोशिश करूं, मगर मैं ऐसा न कर सका कि मेरी मुलाजमत ही बड़ी वाहियात किस्म की थी। उन्हीं दिनों अचानक मलेरिया ने मुझ पर ज़बरदस्त हमला किया। ऐसा हमला कि मैं बौखला गया। अरब गली के एक डॉक्टर ने कहा, खतरा है कि मलेरिया बिगड़कर निमोनिया में तब्दील न हो जाए। मैं बिल्कुल तने तनहा था।
मेरे साथ मेरी खोली में जो एक शख्स रहता था उसको पूना में नौकरी मिल गई थी और अब उसकी रफ़ाकत मुझे नसीब नहीं थी। मैं बुखार में फूंक रहा था। इस कदर प्यास लग रही थी कि जो पानी खोली में रखा था वो मेरे लिए नाकाफ़ी था और दोस्त यार कोई पास था नहीं जो मेरी देखभाल करता। मैं बहुत सख्त जान हूँ। देखभाल की मुझे अमूमन ज़रूरत महसूस नहीं हुआ करती, मगर मालूम नहीं वो किस किस्म का बुखार था, किस किस्म का मलेरिया था कि उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी और मैं बिलबिला रहा था। मेरे दिल में पहली मर्तबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि कोई मेरे पास मौजूद हो और मुझे दिलासा दे। दिलासा न दे तो कम अज कम अपनी शक्ल ही दिखाता रहे। मुझे ये खुशगवार एहसास तो हो कि मुझे पूछने वाला कोई है। 2 दिन तक मैं बिस्तर में पड़ा तकलीफ भरी करवटें लेता रहा, मगर कोई न आया। आना किसे था? मेरी जान पहचान के लोग ही कितने थे? 2, 3 या 4। और वो इतनी दूर रहते थे कि उनको मेरी मौत तक का इल्म नहीं हो सकता था। फिर बम्बई में कौन किसको पूछता है, कोई मरे या जिए बला से। मेरी बहुत बुरी हालत थी। रक्कास आशिक हुसैन की बीवी बीमार थी और वो अपने वतन जा चुका था। ये मुझे होटल के छोकरे ने बताया था। अब मैं किसको बुलाता? मैं बड़ी निढाल हालत में था और सोच ही रहा था कि जैसे तैसे खुद नीचे उतरूं और किसी से बात करूं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ख्याल किया कि होटल का छोकरा होगा, जिसे बम्बई की ज़बान में बाहर वाला कहते हैं। मैंने बड़ी मरियल आवाज़ में कहा, आ जाओ। दरवाज़ा खुला और एक छरेरे बदन का आदमी, जिसकी मूछें मुझे सबसे पहले दिखाई दी, अंदर दाखिल हुआ। उसकी मूछें ही सब कुछ थीं। मेरा मतलब यह है कि अगर उसकी मूछें न होतीं तो बहुत मुमकिन है वो कुछ भी न होता। उसकी मूछों ही ने ऐसा मालूम होता था उसके सारे वजूद को ज़िंदगी बख्श रखी है। वो अंदर दाखिल हुआ और अपनी केसर विलियम जैसी मूछों को एक उंगली से ठीक करते हुए मेरी खाट के करीब आया। उसके पीछे 3-4 आदमी और थे, अजीबोगरीब वज़ाकता के। मैं हैरान था कि वो लोग कौन हैं और मेरे पास क्यों आए हैं। कैसर विलियम जैसी मूछें और छरेरे बदन वाले आदमी ने मुझसे बड़ी नर्मो नाजुक आवाज़ में कहा, वमटो साहब, आपने हद कर दी। साला मुझे इत्तला क्यों न दी? मंटो का वमटो बन जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। फिर मैं इस मूड में भी नहीं था कि उसकी इस्लाह करता। मैंने अपनी नहीफ आवाज में उसकी मूंछों से सिर्फ इतना पूछा, मैंने अपनी ओह मैंने अपनी नहीफ आवाज में उसकी मूंछों से सिर्फ इतना पूछा, आप लोग कौन हैं? उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, मोहम्मद भाई। जाने मुझे क्या हुआ, मैं आपसे आप उठकर बैठ गया। मोहम्मद भाई? आप मोहम्मद भाई हैं, मशहूर दादा? मेरे मुंह से निकल तो गया, लेकिन फौरन मुझे अपने बैंडेपन पर एहसास हुआ और मैं रुक गया। मोहम्मद भाई ने छोटी उंगली से अपनी मूछों के करख्त बाल ज़रा ऊपर किए और मुस्कुराया। हाँ वमटो भाई, मैं मोहम्मद भाई हूँ, यहाँ का मशहूर दादा। मुझे बाहर वाले से मालूम हुआ कि तुम बीमार हो। साला, ये भी कोई बात है कि तुमने मुझे खबर न की? मोहम्मद भाई का मस्तक फिर जाता है जब कोई ऐसी बात होती है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपने साथियों में से एक से मुखातिब होकर कहा, अरे क्या नाम है तेरा? जा, भाग के जा। और क्या नाम है उस डॉक्टर का? समझ गए ना? उससे कहा है कि मोहम्मद भाई बुलाता है, एकदम जल्दी आए। एकदम जल्दी आए मतलब एकदम, सब काम छोड़ दे और जल्दी आए। और देख, साले से कहना सब दवाएं लेता है। मोहम्मद भाई ने जिसको हुक्म दिया वो एकदम चला गया। मैं चुप था, सोच रहा था, उसको देख रहा था। वो तमाम दास्तानें मेरे बुखार आलूदा दिमाग में चल फिर रही थीं, जो मैं उसके मुत्तलिक लोगों से सुन चुका था। लेकिन गड़मड़ सूरत में कि उसकी तरफ नज़र उठते ही उसकी मूछें सब दास्तानों पर छा जाती थीं।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस चेहरे को, जिसके खद्दो खाल बड़े मुलायम और नरमो नाजुक हैं, सिर्फ खौफनाक बनाने के लिए वो मूछें रखी गई हैं। मैंने अपने बुखार आलूदा दिमाग में सोचा कि मोहम्मद भाई दर हकीकत इतना खौफनाक नहीं जितना उसने खुद को जाहिर कर रखा है। खोली में कोई कुर्सी नहीं थी। मैंने मोहम्मद भाई से कहा कि वो मेरी चारपाई पर बैठ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया और बड़े रूखे से लहजे में जवाब दिया, नहीं, हम खड़े रहेंगे। फिर उसने टहलते हुए, हालांकि खोली में टहलने की अय्याशी की कोई गुंजाइश नहीं थी, अपने कुर्ते का दामन उठाकर पजामे के नेफे में उड़सा हुआ खंजर निकाला। मैं समझा खंजर चांदी का है, इस कदर लिश्क रहा था कि आपसे क्या कहूँ। खंजर निकालकर पहले उसने अपनी कलाई पर फेरा। जो बाल खंजर की जद में आए सब साफ हो गए। उसने इत्मीनान का सांस लिया और नाखून तराशने लगा। मुझे महसूस हुआ उसकी आमद ही से मेरा बुखार कई दर्जे नीचे उतर गया है। मैंने किसी कदर होशमंद हालत में उससे कहा, मोहम्मद भाई, ये खंजर तुम इस तरह अपने नेफे में, यानी बिल्कुल अपने पीठ के साथ चिपका कर रखते हो, और इस कदर तेज है, क्या तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता? उसने खंजर से अपने नाखून की एक काश बड़ी सफाई से उड़ाते हुए जवाब दिया, ये खंजर दूसरों के लिए है और ये अच्छी तरह जानता है, साला अपनी ही चीज है, अपने को नुकसान कैसे पहुंचाएगा। खंजर से जो रिश्ता उसने कायम किया था वो कुछ ऐसा ही था जैसे कोई माया बाप कहे कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, इसका हाथ मुझ पर कैसे उठ सकता है। इतने में डॉक्टर आ गया। उसका नाम पिंटू था और मैं वमटू था। उसने मोहम्मद भाई को अपने खास क्रिश्चियन अंदाज में सलाम किया और पूछा कि क्या मामला है। जो मामला था वो मोहम्मद भाई ने बयां कर दिया, मुख्तसर लेकिन कड़े अल्फाज में जिनमें तहक्कुम था। देखो, अगर तुमने वमटो भाई का इलाज अच्छी तरह न किया तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर पिंटो ने फरमाबदार लड़के की तरह अपना काम किया। उसने मेरी नब्ज देखी, स्टेथोस्कोप लगाकर मेरे सीने और पीठ का मुआयना किया, ब्लड प्रेशर देखा, मुझसे मेरी बीमारी की तमाम तफसील पूछी। फिर उसने मुझसे नहीं, मोहम्मद भाई से कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, मलेरिया है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। मोहम्मद भाई मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। उसने डॉक्टर पिंटो की बात सुनी और खंजर से अपनी कलाई के बाल उड़ाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, इंजेक्शन देना है तो दे दो, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो। डॉक्टर पिंटो कांप गया। नहीं मोहम्मद भाई, सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद भाई ने खंजर अपने नेफे में उड़स लिया। तो ठीक है, तो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। डॉक्टर पिंटो ने अपना बैग खोला और सिरिंज निकाली। ठहरो ठहरो, मोहम्मद भाई जैसे घबरा गया। डॉक्टर पिंटो ने सिरिंज फौरन बैग में वापस रख दी और मिमियाते हुए मोहम्मद भाई से मुखातिब हुआ, क्यों क्यों? बस, मैं किसी के सुई लगते नहीं देख सकता। यह कहकर मोहम्मद भाई खोली से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे उसके साथी भी चले गए। डॉक्टर पिंटो ने मुझे कुनिन का इंजेक्शन लगाया, बड़े सलीके से। बस उतना ही दर्द हुआ जितना कि होता है, वरना मलेरिया का ये इंजेक्शन बड़ा तकलीफ देह होता है। जब डॉक्टर पिंटो फारिग हुआ तो मैंने उससे फीस पूछी। उसने कहा, 10 रुपये। मैंने तकिए के नीचे से बटुआ उठाया और 10 रुपये का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। डॉक्टर पिंटो ने नोट थामा ही था कि मोहम्मद भाई खोली के अंदर आ गया। उसने गजब आलूद निगाहों से मुझे और डॉक्टर पिंटो को देखा और गरज कर कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, फीस दे रहा हूँ। मोहम्मद भाई जरा घूम कर डॉक्टर पिंटो से मुखातिब हुआ, साले, ये फीस कैसे ले रहा है? डॉक्टर पिंटो बौखला गया। मैं कब ले रहा हूँ? ये दे रहे हैं। साले, हमसे फीस लेते हो, वापस करो ये नोट। मोहम्मद भाई के लहजे में उसके खंजर ऐसी तेजी थी। डॉक्टर पिंटो ने नोट मुझे वापस कर दिया और बैग उठाकर मोहम्मद भाई से माजरत तलब करते हुए खोली से बाहर निकल गया। मोहम्मद भाई ने एक उंगली से अपनी कांटों ऐसी मूछों को ताव दिया और मुस्कुराया। वमटो भाई, ये भी कोई बात है कि इस इलाके का डॉक्टर तुमसे फीस ले? तुम्हारी कसम, मैं अपनी मूछ मुड़वा देता अगर उस साले ने फीस ली होती। यहाँ सब तुम्हारे गुलाम हैं।
थोड़े से तवक्कुफ के बाद मैंने उससे पूछा, मोहम्मद भाई, तुम मुझे कैसे जानते हो? उसकी मूछें थरथराईं। मोहम्मद भाई किसे नहीं जानता। हम यहाँ के बादशाह हैं प्यारे, और अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं। हमारी अपनी सीआईडी है, और वो हमें बताती रहती है कौन आया है, कौन गया है, कौन अच्छी हालत में है, कौन बुरी हालत में। तुम्हारे मुत्तलिक हम सब कुछ जानते हैं। मैंने अजराहे तफन्नुन पूछा, क्या जानते हो? साला हम क्या नहीं जानता। तुम अमृतसर का रहने वाला है, कश्मीरी है, यहाँ एक फटीचर अखबार में काम करता है। तुमने बिस्मिल्लाह होटल के 10 रुपये देने हैं, इसलिए तुम उधर से नहीं गुजरते। भिंडी बाजार में एक पान वाला तुम्हारी जान को रोता है, उससे तुम 20 रुपये 10 आने के सिगरेट लेकर फूंक चुके हो। मैं पानी पानी हो गया। उसने अपनी करख्त मूछों पर उंगली फेरी और मुस्कुराकर कहा, वमटो भाई, तुम कुछ फिक्र न करो। तुम्हारे सब कर्जे चुका दिए गए हैं, और अब तुम नए सिरे से मामला शुरू कर सकते हो। मैंने उन सालों से कह दिया है, खबरदार जो वमटो भाई को तंग किया। और मोहम्मद भाई तुमसे कहता है कि इंशाअल्लाह कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। मैं बीमार था। कुनैन का टीका मुझे लग चुका था, जिसके बायस मेरे कानों में शाएं शाएं हो रही थी। और फिर मैं उसके खुलूस के नीचे बेहद दब चुका था। मैं सिर्फ इतना कह सका, मोहम्मद भाई, खुदा तुम्हें जिंदा रखे, तुम हरदम खुश रहो। उसने अपनी मूछों के बाल जरा ऊपर किए और कुछ कहे बगैर चला गया। उसके साथी भी चले गए। डॉक्टर पिंटो हर रोज़ सुबह शाम आता रहा। मैंने उससे कई मर्तबा फ़ीस का जिक्र किया, मगर उसने हर मर्तबा कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं मिस्टर मंटो, मोहम्मद भाई का मामला है, मैं एक डेढ़िया भी नहीं ले सकता। मैं हरदम एक ही बात सोचता रहता कि मोहम्मद भाई ज़बरदस्त आदमी है, यानी खौफनाक, जिससे डॉक्टर पिंटो भी, जो बड़ा खसीस है, डरता है। इस हद तक कि इंजेक्शनों पर अपनी जेब से खर्च करता है और मुझसे फीस तक नहीं लेता। मेरी बीमारी के दौरान में मोहम्मद भाई भी बिला नागा आता रहा। वो कभी सुबह आता था, कभी शाम को, अपने शागिर्दों साथियों के साथ। वो मुझे हर मुमकिन तरीके से ढांढस देता, तुम डॉक्टर पिंटो के इलाज से इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक ठाक हो जाओगे। 15 रोज के अंदर अंदर मैं ठीक ठाक हो गया। मलेरिया भी दूर हो गया और कमजोरी भी चली गई। इस दौरान में मोहम्मद भाई का हर खद्दोखाल मुझ पर अच्छी तरह वाजे हो चुका था। जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूँ, वो छरहरे बदन का आदमी था। उम्र यही कोई 25-30 के दरमियान होगी। पतली पतली बाहें, टांगें भी पतली पतली थीं। हाथ बला के फुर्तीले थे। उन हाथों से वो अपना तेज धार खंजर इस सफाई से अपने दुश्मनों को मारता था कि उनको पता भी नहीं चलता था। ये मुझे अरब गली के लोगों ने बताया था। उसके मुत्तलिक बेशुमार बातें मशहूर थीं। छुरी मार वो अव्वल दर्जे का था। वो बनोट और गतके का माहिर था। सब कहते थे कि वो सैकड़ों कत्ल कर चुका है, मगर मैं ये अब भी मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन आज भी जब मैं उसके मुत्तलिक सोचता हूँ तो मेरे तन बदन पर झुरझुरी सी तारी हो जाती है। वो खौफनाक हथिया, वो क्यों हर वक्त अपनी शलवार के नेफे में उड़ से रहता है। मैं जब बिल्कुल अच्छा हो गया और चलने फिरने के काबिल हो गया तो एक दिन अरब गली के एक 3rd क्लास चीनी रेस्टोरेंट में मेरी उससे मुलाकात हो गई। वो उसी खंजर से अपने नाखून काट रहा था। मैंने कहा, मोहम्मद भाई, आजकल बंदूक पिस्तौल का ज़माना है और तुम ये खंजर लिए फिरते हो। उसने अपनी करख्त मूछों पर एक उंगली फेरी और कहा, वमटो भाई, बंदूक पिस्तौल में कोई मज़ा नहीं। इन्हें कोई बच्चा भी चला सकता है। घोड़ा दबाया और ठा, इसमें कोई मज़ा नहीं। ये चीज़, ये खंजर, ये छुरी, ये चाकू, मज़ा आता है खुदा की कसम। ये वो है तुम क्या कहा करते हो। हाँ, आर्ट। इसमें आर्ट है मेरी जान। जिसको खंजर या छुरी चलाने का आर्ट ना आता हो, वो एक कंडम दादा है। पिस्तौल क्या है? बस खिलौना है जो नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, पर उसमें लुत्फ नहीं, जरा लुत्फ नहीं। तुम ये खंजर देखो, इसकी तेज धार देखो। ये कहकर उसने अंगूठे पर लब लगाया और फिर अंगूठा खंजर की धार पर फेरा। इससे कोई धमाका नहीं होता। इसको बस
यूं पेट के अंदर दाखिल कर दो, सफाई से कि साले को मालूम तक ना हो। बंदूक पिस्तौल तो बकवास है। अब हर रोज किसी न किसी वक्त उससे मुलाकात हो जाती थी, या यूं समझ लीजिए कि मैं जूं तूं उससे मिल लेता था। मैं उसका ममनून एहसान था। मैं जब कभी उसके एहसान का जिक्र करता, वो नाराज हो जाता और कहता, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। जब मैंने कुछ तफ्तीश की तो मुझे मालूम हुआ कि वो फारस रोड के इलाके का एक किस्म का हाकिम था। ऐसा हाकिम जो हर शख्स की खबरगिरी करता है। कोई बीमार हो, किसी को कोई तकलीफ हो, वो फौरन पहुंच जाता था। ये उसकी सीआईडी का काम था कि उसको हर बात से बाखबर रखे। वो दादा था, एक खतरनाक गुंडा। मेरी समझ में अब भी नहीं आता कि वो किस लिहाज से गुंडा था। खुदा वाहिद शाहिद है कि मैंने कभी उसमें कोई गुंडापन नहीं देखा। एक सिर्फ उसकी मूछें थीं जो उसकी सूरत को खैबतनाक बनाए रखती थीं। उसको अपनी मूछों से प्यार था। वो उनकी परवरिश इस तरह करता था जिस तरह कोई अपने बच्चे की करता है। उसकी मूछों का एक एक बाल खड़ा था। मुझे किसी ने बताया था कि मोहम्मद भाई हर रोज अपनी मूछों को बालाई खिलाता है, और जब खाना खाता है तो सालन भरी उंगलियों से अपनी मूछें जरूर मरोड़ता है कि बुजुर्गों के कहने के मुताबिक यूं मूछ के बालों में ताकत आ जाती है। मैं कह चुका हूं कि उसकी मूछें बड़ी खौफनाक थीं। दरअसल उन मूछों का नाम मोहम्मद भाई था, या उस तेर धार खंजर का नाम मोहम्मद भाई था जो उसकी तंग घेरे की शलवार के नेफे में हर वक्त मौजूद रहता था। मुझे उसकी उन दोनों चीज़ों से डर लगता था, न मालूम क्यों। वो यूं तो उस इलाके का बहुत बड़ा दादा था, लेकिन वो सबका हमदर्द था। मालूम नहीं उसकी आमदनी के क्या जराए थे, पर वो हर हाजतमंद की बर वक्त मदद करता था। उस इलाके में तमाम रंडियां उसको अपना पीर मानती थीं। वो एक माना हुआ गुंडा था। लाजिम था कि उसका ताल्लुक किसी रंडी से होता, मगर मेरी इत्तला के मुताबिक इस किस्म के सिलसिले से उसका कभी दूर का ताल्लुक भी नहीं रहा था। वो अनपढ़ था। मेरी और उसकी बड़ी दोस्ती हो गई थी। जाने क्यों वो मेरी इतनी इज्जत करता था कि अरब गली के बेशतर आदमी मुझसे रश्क खाते थे। एक दिन सुबह सवेरे दफ्तर जाते वक्त मैंने चीनी रेस्टोरेंट में किसी से सुना कि मोहम्मद भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, इसलिए कि थाने वाले उसको जानते थे। मैं सोच में पड़ गया कि क्या वजह हो सकती है। मैंने उस आदमी से पूछा जो मोहम्मद भाई की गिरफ्तारी की बात कह रहा था। उस आदमी ने मुझसे कहा, इसी अरबी गली में एक औरत रहती है, शीरी बाई। उसकी एक जवान लड़की है। उस लड़की को कल एक आदमी ने खराब कर दिया, उसकी इस्मत दरी कर दी। बस शीरी बाई रोती रोती मोहम्मद भाई के पास पहुंची और कहने लगी, तुम यहाँ के दादा हो, मेरी बेटी से फलां आदमी ने बुरा किया है और तुम घर में बैठे हो, लानत है तुम पर। मोहम्मद भाई ने ये मोटी गाली उस बुढ़िया को दी और उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? बुढ़िया ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम उस हरामजादे का पेट चाक कर दो। मोहम्मद भाई उस वक्त पाव कीमा खा रहा था। उसने अपने नेफे में से खंजर निकाला, अंगूठा फेर कर धार देखी और बुढ़िया से बोला, जा, तेरा काम हो जाएगा। और बुढ़िया का काम हो गया। जिस आदमी ने बुढ़िया की लड़की की इस्मत दरी की थी, आधे घंटे के अंदर अंदर उसका काम तमाम हो गया। मोहम्मद भाई को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, मगर उसने वो काम इतनी होशियारी और चाबुकदस्ती से किया था कि उसके खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं थी। ये अलग बात है कि अगर कोई ऐनी शाहिद मौजूद होता तो वो भी कभी कोई बयान न देता। 2 ही दिनों में मोहम्मद भाई को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वो 2 दिन हवालात में रहा था और उसको वहाँ कोई तकलीफ न हुई थी। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही सब उसको जानते थे। लेकिन जब वो जमानत पर रिहा होकर बाहर आया तो वो उखड़ा हुआ था। उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धक्का पहुंचा था। मैंने महसूस किया कि उसकी मूछें, जो खौफनाक तौर पर हमेशा ऊपर को उठी होती थीं, किसी कदर झुकी हुई हैं, और उसके कपड़े, जो हमेशा उजले होते थे, मैले थे। थाने से बाहर निकलने के बाद हम लोग चीनी रेस्टोरेंट में गए। मैंने उससे कत्ल के मुतल्लिक कोई बात न की। उसने खुद कहा,
वमटू साहब, अफसोस इस बात का है कि साला देर से मरा, मुश्किल से मरा। खंजर उतारने में मुझसे गलती हो गई थी। मेरा हाथ जरा टेढ़ा पड़ा था। वो भी साला उसका कसूर था। साला एकदम मुड़ गया था। इसी वजह से तो सारा मामला कंडम हो गया था। बस, साला मर गया, पर बड़ी तकलीफ के साथ। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। आप खुद सोच सकते हैं कि मोहम्मद भाई की बात सुनकर मेरा रद्द-ए-अमल क्या हुआ होगा। उसको अफसोस था कि वो उस आदमी के बदतरीके एहसन कत्ल न कर सका था, और ये कि उस आदमी को मरने में तकलीफ हुई थी। मुकदमा तो खैर चलता ही था। मोहम्मद भाई मुकदमे के डर से बहुत घबरा रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में अदालत की शक्ल कभी नहीं देखी थी। जहाँ तक मेरी मामलात का ताल्लुक है, वो अदालत, मजिस्ट्रेट, वकील और गवाह किसी के मुतलिक कुछ नहीं जानता था कि उन लोगों से उसका साबिका कभी पढ़ा ही नहीं था। तभी तो मैं कहता हूँ कि मालूम नहीं उसने इससे पहले कत्ल किए भी थे या नहीं। वो बहुत फिक्रमंद था। पुलिस ने जब केस पेश किया और तारीख मुकर्रर हो गई, तो वो बहुत परेशान हो गया। अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने कैसे हाजिर हुआ जाता है, इसके मुतलिक उसको कतन मालूम नहीं था। बार बार वो अपनी कख्त मूँछों पर उंगली फेरता और मुझसे कहता, "वमटो भाई, मैं मर जाऊंगा पर मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। मालूम नहीं कैसी जगह है।" उसके शागिर्द साथियों ने उसको ढाढ़स दी कि सारा मामला संगीन नहीं है, कोई शहादत मौजूद नहीं, बस सिर्फ उसकी मूछें हैं जो मजिस्ट्रेट के दिल में उसके खिलाफ कोई मुखालिफ जज्बा पैदा कर सकती हैं। जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूँ, उसकी वो मूछें ही थीं जो उसको खौफनाक बनाती थीं। अगर उसकी वो मूछें न होती तो वो हरगिज़ हरगिज़ दादा दिखाई न देता। उसकी जमानत थाने ही में हो गई थी और अब उसे अदालत में पेश होना था। वो मजिस्ट्रेट का सामना करने के ख्याल ही से घबरा रहा था। मैंने महसूस किया कि वो बहुत परेशान है। उसको अपनी मूछों के मुतलिक बड़ी फिक्र थी। वो सोचने लगा कि अगर वो उन मूछों के साथ अदालत में पेश हुआ तो बहुत मुमकिन है उसको सजा हो जाए। आप समझते होंगे, ये कहानी है, मगर ये वाक़ा है कि मोहम्मद भाई बहुत परेशान था। उसके तमाम शागिर्द साथी हैरान थे, इसलिए कि वो कभी हैरान व परेशान नहीं हुआ था। उसके बाज करीबी दोस्तों ने भी उससे कहा था, "मोहम्मद भाई, कोर्ट में जाना है तो इन मूछों के साथ न जाना, मजिस्ट्रेट तुमको अंदर कर देगा।" वो हर वक्त सोचता रहता था कि उसकी मूछों ने उस आदमी को कत्ल किया है या उसने, लेकिन वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाता था। एक दिन उसने अपना तेज धार खंजर, जो मालूम नहीं पहली मर्तबा खून आस्ता हुआ था या इससे पहले भी हो चुका था, अपने नेफे में से निकाला और रेस्टोरेंट के बाहर गली में फेंक दिया। मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, "मोहम्मद भाई, ये क्या?" "कुछ नहीं वमटो भाई, सब घोटाला हो गया है। कोर्ट में जाना है। सब कहते हैं मजिस्ट्रेट मेरी मूछें देखकर मुझे जरूर सजा देगा। बोलो, मैं क्या करूं?" मैं क्या बोलता। मैंने उसकी मूछों की तरफ देखा, जो वाकई बड़ी खौफनाक थीं। मैंने कहा, "मोहम्मद भाई, बात तो कुछ ठीक लगती है। तुम्हारी मूछें मजिस्ट्रेट के फैसले पर असरअंदाज हो सकती हैं। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी मूछों के खिलाफ होगा। तो मुड़वा दूं?" उसने अपनी चहेती मूछों पर बड़े प्यार से उंगली फेरी। मैंने पूछा, "तुम्हारा अपना क्या ख्याल है?" "मेरा ख्याल जो कुछ भी है, वो तुम न पूछो। यहाँ सबका ख्याल है कि मैं इन्हें मुड़वा दूँ, कि वो साला मजिस्ट्रेट मुखालिफ न हो जाए। तो मुड़वा दूँ ममटू भाई?" मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, "अगर तुम मुनासिब समझते हो तो मुड़वा दो। ये सच है कि इन मूछों के साथ तुम खतरनाक दिखाई देते हो।" दूसरे दिन मोहम्मद भाई ने अपनी मूछें, अपनी जान से अजीज मूछें मुड़वा डालीं। मिस्टर एच.एफ. टेल की अदालत में उसका मुकदमा पेश हुआ। मूछों के बगैर मोहम्मद भाई हाजिर हुआ। मैं भी मौजूद था। मोहम्मद भाई के खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसकी फाइल देखने के बाद उसको खतरनाक गुंडा करार देते हुए तरीपार यानी सूबाबदार कर दिया। उसको सिर्फ एक दिन दिया गया कि वो अपने मामला तय करने के बाद बम्बई छोड़ दे। अदालत से बाहर निकलने के बाद उसने मुझसे कोई बात न की। उसकी छोटी बड़ी उंगलियां बार बार उसके बालाई होठ की तरफ बढ़ती थी।
मगर वहाँ कहाँ कोई बाल था। अगली शाम जब उसे बम्बई छोड़कर कहीं और जाना था, मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात चीनी रेस्टोरेंट में हुई। उसके शागिर्द साथी उसके आसपास कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। मूंछों के बगैर वो बहुत शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो बहुत मगमूम है। मैंने उसके पास बैठकर कहा, क्या बात है मोहम्मद भाई। उसने एक बहुत बड़ी गाली खुदा मालूम जाने किसे दी और कहा, साला अब मोहम्मद भाई ही नहीं रहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं मोहम्मद भाई, यहाँ नहीं तो किसी और जगह सही। जो जगह उसकी जबान पर आई उसने उनको बेशुमार गालियाँ दी। साला अपन को ये गम नहीं यहाँ रहूं या किसी और जगह रहूं, ये साला मूछें क्यों मुड़वा दी। फिर उसने उन लोगों को जिन्होंने उसको मूछें मुड़वाने का मशवरा दिया 1 करोड़ गालियां दी और कहा, साला अगर मुझे तरी पार ही होना था तो मूछों के साथ क्यों ना हुआ। मुझे हंसी आ गई। वो आग बबूला हो गया। साला तुम कैसा आदमी है बमटो भाई। खुदा की कसम हम सच कहता है हमें फांसी लगा देते, पर ये बेवकूफ़ी तो हमने खुद की। साला आज तक हम किसी से न डरा था, साला हम अपनी ही मूंछों से डर गया। ये कहकर उसने 2 हथौड़ अपने मुंह पर मारा। मोहम्मद भाई लानत है तुझ पर, साला अपनी ही मूंछों से डर गया। अब जा अपनी माँ के। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो उसके बिना मूंछों के चेहरे पर कुछ अजीब से दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहम्मद भाई, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।